उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए जिस तरह की खींचतान कर रहे हैं, सीएम फेस को लेकर जिस तरह के सवाल या दबाव उठा रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं कांग्रेस पर, क्या उद्धव ठाकरे अगर आज अपने आप को ये मानते हैं कि वो बाला साहब के सक्सेसर हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, तो क्या वो विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? हाँ। आज अगर वो कांग्रेस के साथ बैठ के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? संजय राउत ने कई बार अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बयानों से काफी क्लियर कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे ही चेहरा होंगे। जैसे ही आप चेहरा देंगे, आप तय जान लीजिए कि बहुत सारे गुट आपस में होते हैं, टकराते हैं, और जब चेहरा आप नहीं देते हैं तब एक यूनिटी रहती है, सबको होप रहती है। आज अगर वहाँ नहीं चेहरा दे रहे हैं तो सिंधे गुट भी सोचेगा कि हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, और फडणवीस भी सोचेगा हमारा मुख्यमंत्री होगा। आज 2024 में ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि आप एकनाथ शिंदे के नाम पर ही चुनाव लड़ने जाओगे, या आप ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कि नहीं, जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा? 2024 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का और ये झारखंड का, ये दोनों लोकसभा चुनाव के नैरेटिव से और पिच से अलग नैरेटिव पिच पर लड़ाई हो रही है। हरियाणा से उसकी शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि किसी के भी पास सीधी तरीके से मैदान में उतरकर अपनी बात कहने का मौका नहीं है। खिचड़ी दोनों तरफ पक चुकी है और लोकसभा के चुनावों ने पूरी रणनीति को असमंजस में डाल दिया। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और देखिए, खबरों के खिलाड़ी में इस बार हम बात करने वाले हैं दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अहम जिस पर नजर बनी हुई है वो है सीट बंटवारा। क्योंकि महाराष्ट्र पर अगर आप थोड़ा गौर करें तो वहां पर स्थिति थोड़ी अलग नजर आती है। शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है, एनसीपी दो गुटों में बंट चुकी है। एक गुट जो है वो सत्ता में है और दूसरा जो है विपक्ष में है। सवाल यह है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अपनी खींचतान जारी है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए जिस तरह की खींचतान कर रहे हैं, सीएम फेस को लेकर जिस तरह के सवाल या दबाव उठा रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं कांग्रेस पर, उसको लेकर क्या परिस्थिति बन रही है? क्योंकि समय बहुत ज्यादा है नहीं। और दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की यानी कि महायुति की बात करें तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी अपनी ताकत लगाकर दबाव बनाने पर लगे हुए बीजेपी में कि कितनी ज्यादा सीटें वो बीजेपी से ले सकते हैं। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जो बीजेपी है वो कितनी सीटें देगी, फाइनल बात कहां पर जाकर टिकेगी, ये बड़ा अहम है। क्या रणनीति होगी, क्या पूरी कोशिश होगी, किस तरीके से चुनाव निकालने की बीजेपी कोशिश करेगी वापस आने की। लेकिन परिस्थितियां जो बन रही हैं, और एक सवाल कि वो जो असली और नकली की लड़ाई है, जब पार्टियां दो फाड़ हो गई तो अब जनता के मन में किसको असली की छवि लेकर चल रही है जनता, ये भी देखने वाली बात होगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ अमर उजाला डिजिटल के संपादक हैं, अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि समय पहले ही जब अनाउंसमेंट हुई और अब जब चुनाव होना है बहुत कम समय है। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान चल रही है। एमवी महाविकास अघाड़ी से शुरू करते हैं। सवाल बड़ा यह है कि कांग्रेस अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे खास करके जिस तरह का दबाव उनकी तरफ से बन रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से बन रहा है, कैसे निपटेगी, कैसे निकलेगी कांग्रेस इससे? क्योंकि यहाँ सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है, अभी तो चुनाव जीतने की बात है। देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस जो लोकसभा का रिजल्ट रहा है उससे बहुत अपबीट हो गई है, और एक थोड़ा सा मूड भी वहाँ पे बहुत एरोगेंट हो गया है। तो वो अपने आप को, हालांकि कोई पब्लिक में आके ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन अपने आप को वो बिग ब्रदर की भूमिका में रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से सीटों का बंटवारा हो और चेहरा भी उन्हीं के हिसाब से तय किया जाए। जबकि एटलीस्ट उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल इस, वो जो गुट है शिवसेना का, वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। और ये संजय राउत ने कई बार अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बयानों से काफ़ी क्लियर कर दिया है कि वो उद्धव ठाकरे ही चेहरा होंगे जब अघाड़ी चुनाव लड़ेगा। तो इसको लेकर अंदर खींचतान मची हुई है, ये हम जानते हैं। सीटों का बंटवारा अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, आजकल में मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें लग रहा है कि कुछ सीटों पे मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कई सीटें हैं जहां की कांग्रेस अपना अभी हक जता रही है, जो कि शिवसेना देने के मूड में उनको नहीं है। तो अघाड़ी अभी बातचीत के ही स्टेज पे है। अब देखना है कि आगे सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें किसको कितनी सीटें मिलती हैं, शरद पवार फैक्शन को कितनी मिलेंगी, उद्धव ठाकरे फैक्शन को कितनी मिलेंगी, कांग्रेस। दूसरा, महाराष्ट्र के चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वो है
कि इस बार कांग्रेस और शिवसेना, चाहे एक गुट ही सही उसका शिवसेना का, मिलके चुनाव लड़ रही है, जो महाराष्ट्र में पहली बार होगा। वो मिलके चुनाव लड़ना आज तक कभी महाराष्ट्र के उसमें नहीं हुआ था। तो ये एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी हमें ऑब्जर्व करने के लिए कि वहाँ के लोग कैसे, क्योंकि शिवसेना की विचारधारा में तो कहीं पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। उनकी विचारधारा कट्टर हिंदुत्व पे पहले भी थी और अभी भी कायम है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं आया है और वो अपनी तरफ से उसमें कोई छिपा के कहने वाली बात रखते भी नहीं है। वहीं पर कांग्रेस की विचारधारा हमने पिछली राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी देखा था, उन्होंने जो सावरकर के ऊपर बयान दे दिए या हिंदुत्व के ऊपर जो कुछ बोला, तो इन दोनों विचारधाराओं के टकराव में एक साथ चुनाव लड़ना, देखिए लोकसभा चुनाव की बात अलग थी, वहाँ मुद्दे अलग थे, लेकिन जो शिवसेना की विचारधारा महाराष्ट्र में रही है और जिसको लेके वो बाला साहब के चेहरे के साथ हमेशा से आगे बढ़े हैं, वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए ये पार्टियां कैसे आगे बढ़ती हैं। देखिए शरद पवार जी के साथ कोई बहुत ज़्यादा विचारधारा का टकराव नहीं होगा, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस के साथ हमें ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा कि वो कैसे इसमें सामंजस्य बिठाते हैं। दूसरा, सीटों का बंटवारा, कांग्रेस चाह रही है ज़्यादा सीटों पर लड़ना, जबकि शिवसेना का कहना है कि लोकसभा में बिग ब्रदर कांग्रेस बेशक अपनी भूमिका निभाए, लेकिन विधानसभा में शिवसेना को बिग ब्रदर की उसमें रखना चाहिए। तो कौन कितनी सीटें लड़ता है, इस पे भी हमें इंटरेस्टिंग होगा देखना। वो मामला आपस में कैसे सुलझता है, वहां से अब नाना पटोले का हमने कई बार बयान सुना, अभी हालांकि वो चुप करा दिए गए हैं, लेकिन पहले हमने सुना था कि कांग्रेस का चेहरा आगे रख के हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मसले हैं, कांग्रेस कैसे इनको सुलझाएगी, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही गलतियां कांग्रेस कर बैठे जो उन्होंने मध्य प्रदेश में की, जो उन्होंने हरियाणा में की, और जिसकी वजह से उनको बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। कहीं वही गलतियां कांग्रेस न अपना दोहरा बैठे। ये हम बात आप कह रही हैं कि वो गलतियां ना दोहरा बैठे, क्योंकि अभी तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो नतीजे आए वो जाहिर सी बात है चौंकाने वाले थे, खास करके हरियाणा के, जिस तरह का एक पूरा परसेप्शन बनाया गया था। रामकृपाल सर, क्या एक तो वो गलतियां, क्या वाकई कांग्रेस यहाँ पर उन गलतियों को ठीक कर पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, महायुति महाविकास अघाड़ी, दोनों में दबाव चल रहा है, दोनों में, चाहे बीजेपी पर भी, उधर एकनाथ शिंदे हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा सीटें मिलें, इधर उद्धव ठाकरे हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा सीटें मिलें, तो दोनों के लिए चुनौती उतनी ही बड़ी है। और जाहिर सी बात है जिसकी ज़्यादा सीटें देंगे, और या अगर बीजेपी की मैं फोकस कर लूँ तो बीजेपी इस बार तो कोशिश करेगी ना कि अपने चेहरे पर जाए और अपने आदमी को आगे करे मुख्यमंत्री के तौर पर। कांग्रेस ने क्या गलती की है? अभी आपने कहा ना कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं क्या गलती की कांग्रेस ने। जैसे ही नतीजा हरियाणा का आया, उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने संजय राउत का लेख आया कि अगर वो कुछ सीटें दे देते, इसका मतलब है कि अगर वो शिवसेना को हरियाणा में लड़ा देते 2-4 सीट अखिलेश की दे देते, 2-4 बंगाल की टीएमसी को दे देते, नहीं सुन लीजिए, तो क्या इससे वहाँ पे परिवर्तन बीजेपी हार जाती है? आप बताइए, किसी से हरियाणा वाले उद्धव ठाकरे की सीट मतलब शिवसेना को वोट देते? कहीं कोई जीती है शिवसेना आज तक किसी और जगह पे? देखिए कांग्रेस को और बीजेपी का वोट परसेंट देखिए करीब करीब बराबर है। उस हरियाणा में जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों ने एक दौर, बड़े लंबे दौर तक शासन किया, बंसी लाल, देवी लाल, फलाना लाल, जो लालों का जाना जाता था, वहाँ से एकदम से जनता ने साफ कर दिया उनको। और सीधी सीधी बात है, जनता ने कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प माना है एक तरह से। अब जो है ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो नाना पटोले की लाइन पर चलते हैं या राहुल जी की लाइन पर चलते हैं। दिक्कत कांग्रेस की है कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो देने वाली, किसी ज़माने में कांग्रेस देने वाली पार्टी थी, यानी जो बैसाखियाँ होती थी उनको सीटें देती थी। आज वो भूमिका बीजेपी की है, बीजेपी अपने अलाइज को सीटें देती है। आज कांग्रेस सीटें लेने वाली पार्टी बनती, तो आप सीटें देने वाली पार्टी बनना चाहते हैं, लेने वाली? अगर एक एक स्टेट में, मैं थोड़ा इसको लार्जर पिक्चर में कह रहा हूँ, जब आप महाराष्ट्र भी छोड़ देंगे, यूपी भी छोड़ देंगे, बंगाल भी छोड़ देंगे, मैं जो बात कह रहा था आपसे, तो राष्ट्रीय विकल्प आप कौन सा सपना देख रहे हैं? मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में भी ये बात कही थी कि ये 5 स्विंग स्टेट हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, मान लीजिए इनको,
तो यहाँ से कितनी सीटें आती हैं? कुल मिलाकर के करीब करीब 200 कुछ सीटें होती, 210 या 220 सीटें। अगर ये चारों स्टेट में आप हमेशा बैसाखी छोटा भाई बना रहना चाहेंगे, लेने वाली पार्टी जितना अखिलेश जी दे देंगे उतना ले लूँगा, महाराष्ट्र में जितना शिवसेना और शरद जी चाहेंगे ले लूँगा। आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने राज किया है वहाँ पे। जब बीजेपी और शिवसेना भी थी तो कांग्रेस मेन था। आज उस कांग्रेस की हरियाणा में हार से बीजेपी से ज़्यादा खुश इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। ईमानदारी की बात यह है, ताकि उनको एक कमज़ोर कांग्रेस, एक दयनीय कांग्रेस अच्छी लगती है जो ज़्यादा सीटें ना मांग सके। आप देखिए रिजल्ट आते ही अखिलेश ने क्या किया, जो बाई पोल्स होने जा रहे हैं 10 सीटों पर उन्होंने 6 सीटें अनाउंस कर दी अगले ही दिन मॉर्निंग में, और बाकायदा बयान भी दिया कांग्रेस को बड़ा दिल कर रखना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये जो चीज़ें हैं, सच बात यह है कि अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपने को पुनर्जीवित करना चाहती है तो उसे ये मोह छोड़ना होगा कि बीजेपी को हराना है। उसे ये सोचना होगा कि हमें विकल्प के रूप में बनना है, चाहे हमें भले अपने अलायंस से लड़ना पड़े, और जब तक आप उनके दबाव में रहेंगे तब तक यही होगा। तो मैं केवल ये इतना ही कह रहा हूँ कि अभी कल का देखिए उद्धव ने क्या कह दिया, संजय राउत ने कह दिया कि यहाँ की महाराष्ट्र की जो कांग्रेस यूनिट है बेकार है, और मैं सीधे राहुल से बात करूँगा। अब आप सोच लीजिए तो जनता में मैसेज क्या जा रहा है? बीजेपी अपना कुनबा ठीक कर रही है, और आप जो है वो सार्वजनिक रूप से मीडिया में जा रहे हैं, जनता भी देख रही है। तो फैसला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस को दबाने की जो कोशिश हो रही है वो अगर सफल होती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही, समझ लीजिए कि आत्महत्या का प्रयास होगा कांग्रेस का। ठीक है जी। सर ने कहा कि अगर टीएमसी को वहाँ सीटें दे देते या वहाँ पे समाजवादी पार्टी को हरियाणा में दे देते, टीएमसी समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात है। और ये कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल की कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अकोमोडेट नहीं किया हरियाणा में। वो 5 सीटों पे भी मान जाते, लेकिन जो सिरे से खारिज कर दिया गठबंधन का मामला, उससे कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान हो गया। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे कि आम आदमी पार्टी को सीटें देने से कितना परिवर्तन हो जाता है। आदेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस बार तो कम से कम चुनाव में जब वो जिस तरीके से वो जाए तो चेहरा अपना लेकर जाए, और जाहिर सी बात है इसको लेकर खींचतान हो रही होगी। बहुत सारी चर्चाएं एकनाथ शिंदे को लेकर के भी चल रही हैं, वो ज़्यादा सीटें चाहते हैं ताकि बीजेपी पर दबाव बना रहे, बीजेपी की एक लिमिट तक सीटें आए, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही। तो बीजेपी के अंदर भी तो चुनौतियाँ हैं वैसे ही। नहीं, बीजेपी के अंदर का जो है, एक तो अभी उस समय मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट बीजेपी नहीं करने जा रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो जब दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे थे तो देवेंद्र फडणवीस से प्रश्न किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री तो सामने बैठे हुए हैं। पूछा कि भाई आप क्या उम्मीदवार होंगे? मन में भाव जरूर होगा देवेंद्र फडणवीस को कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन अभी महाराष्ट्र में एक घटना हुई कि एकनाथ शिंदे के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, वहां के प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य ने बयान दिया। पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। उनके लोगों ने कहा कि हम लोग छोड़ देंगे। बोला कि ठीक है, जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है उसको हम पूरा सम्मान देते हैं, ये नहीं चलेगा पार्टी में। और पार्टी के लिए एक मैसेज था। भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है वो इस ढंग से बीच में, वो चुनाव जीतती है हारती है, वो किसी को अगर आगे रखी है तो बीच में उसको खींचने का नहीं है। अपने नेता को भी हटा, माने हरियाणा में थोड़ा देर किया उन्होंने, बाकी जगह तो ये वहां अभी इस समय नहीं है। और चुनाव के बाद भी मुझे लगता है कुछ समय तक इनको कंटिन्यू करेंगे, फिर इनकी सहमति से जो स्थिति पैदा होगी उसके अनुसार बीजेपी फैसला करेगी। बीजेपी के मेरी जानकारी में अभी तक भविष्य के मुख्यमंत्री को लेकर के कोई केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर इस ढंग की सोच नहीं है। महाराष्ट्र में महत्वाकांक्षा होनी बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन उससे चुनाव प्रभावित होगा। मैं दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में मोटा मोटी सीटों का हो गया है, सबसे ज्यादा बीजेपी लड़ेगी, उसके हाफ पर शिवसेना शिंदे और उसके हाफ पर अजीत पवार, वहां बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरी बात होती है कि जैसे महाराष्ट्र में जैसे ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, इसमें दिक्कत क्या थी? राहुल जी फोन कर लेते, मुंबई उतर जाते, उद्धव ठाकरे के घर चले जाते कि भोजन पर बैठते हैं, 5 मिनट में फैसला हो जाता। 28 से 30 सीटों पर तो बाकी है। तो ये अगर केंद्रीय नेतृत्व जो है अगर वो सक्रिय नहीं होगा तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा मैसेज उसके बारे में जाएगा और उस मैसेज से क्षति होती है।
INDI एनडीए में अंतर यह है कि एनडीए में यद्यपि भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत बहुमत पाने से वंचित रही, लेकिन एनडीए के किसी साथी ने सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी को लेकर के कोई ऐसा बयान नहीं दिया उस समय से अभी तक जो निगेटिव हो। अभी तक एक बयान देख लीजिए। दूसरी ओर INDIA की हालत यह है कि ये एक पार्टी हरियाणा में जो 1.79% वोट लाती है, वो साथ लड़ते तो पता नहीं कितनी, वो भी कह रही कि हमको सीट देते थे, जो 0.84 से कांग्रेस की हार हुई है। तो ये क्या होता है कि जब आप कमजोर होते हैं, आपके पास लीडरशिप मान लीजिए उस ढंग से नहीं है, लीडरशिप के पास आपका लंबा विजन नहीं है, एक छोटे विजन से कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ना है आप जुटते हैं, तो उसमें हर अपना अपना ज़्यादा हिस्सा लेना चाहेगा, वो बड़े विजन नहीं होते हैं। तो इसलिए हर पार्टी चाह रही है उनके साथ। और नहीं तो इस समय INDA का जो गठबंधन है, आप बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि भाई तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का कांग्रेस से क्या लेना देना है? एक नरेंद्र मोदी विरोधी इसलिए ना होगा, वामपंथी का क्या लेना देना है? उसी प्रकार से है। दूसरा कि कांग्रेस 3-4 राज्यों को छोड़ दीजिए तो अकेले कहाँ अपने दम पर सीट लाने में है। ये है मुंबई की सीटों पर 62 सीट मुंबई विदर्भ में है, जिसमें से पिछली बार जो है शिवसेना और भाजपा ने 37 सीटें जीती थी, 25 बीजेपी ने, 12 इन्होंने जीता था। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 29 सीटें जीती थी और 5 इसने जीती थी, शरद पवार जी ने। तो इसमें क्या है कि इनके जो विधायक हैं शिवसेना के, वो शिंदे के साथ काफी संख्या में चले गए। 29 में 8 उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे और बाकी उधर चले गए। तो ठाकरे ये कह रहे हैं कि उसका सीट जो है हमारी 12 थी वो मिलनी चाहिए, उस पर कांग्रेस राजी नहीं है। वही हाल मुंबई की सीट पर है, दोनों ने मुंबई में बहुमत प्राप्त किया था, बीजेपी शिवसेना, उसके आधार पर वो सीट मांग रहे। लेकिन ये ऐसी बात थी कि केंद्रीय नेतृत्व इसको 5 से 10 मिनट में हल कर सकता था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि समय तो बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। अनुराग सर, बड़ा है हमें समझना, क्योंकि जो खींचतान चल रही है, कांग्रेस हरियाणा के जो नतीजा है उसके बाद से ही बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था। समय तो था हरियाणा के नतीजे और चुनाव की घोषणा होने के बीच एक डैमेज कंट्रोल या एक ऐसी परिस्थिति कि अगर आपको बड़ा भाई बनना ही है तो उस तरह की कोशिशें पहले भी शुरू हो सकती थी, वो नज़र नहीं आई। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ पे आऊँगा। आपने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था असली और नकली शिवसेना की लड़ाई, उस पर मैं सबसे पहले एक बात बोलूँगा। शिवसेना असली और नकली का निर्णय जो है वो सबसे बड़ी, जो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना को शुरू किया था, बाला साहब ठाकरे कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, जो महाराष्ट्र से निकल के पूरे देश भर में उनका विचार फैला। तो क्या उद्धव ठाकरे अगर आज अपने आप को ये मानते हैं कि वो बाला साहब के सक्सेसर हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, तो क्या वो विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? हाँ। आज अगर वो कांग्रेस के साथ बैठ के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं। वो आप भले ही वोटों का समीकरण कुछ भी बना लें, वो चुनाव अभी आने में बहुत टाइम है, अभी नतीजे आने में बहुत टाइम है, लेकिन जो विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं, जो असली शिवसेना है, वो विचारधारा थी, वो पार्टी नहीं थी, वो पार्टी का कार्यालय नहीं है, वो बिल्डिंगें नहीं है, वो झंडे नहीं है, वो विचारधारा थी, और वो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि हरियाणा के बाद जो कंफ्यूजन महाराष्ट्र के लिए हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी इस समय एक बहुत बड़ी अंतर्द्वंद में की स्थिति से निकल रही है। वो अंतर्द्वंद क्या है? कांग्रेस के अंदर 2 कांग्रेस हैं जो सबसे बड़े हैं, उसके आगे भी कई कांग्रेस है। एक है राहुल गांधी की कांग्रेस और एक है जो कांग्रेस एक्चुअल पार्टी थी। तो जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस में जो एक खींचतान होती है, वो हरियाणा में भी हमें देखने को मिली, वो हमको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। अगर फाइनल डिसीजन राहुल गांधी जी का होना है हर मामले में, तो फिर पार्टी अध्यक्ष इतने बड़े संगठन की आवश्यकता क्या है? आपने सीधे सीधे राहुल गांधी जी ने निर्णय लेना है। अगर आप हरियाणा में बात करें, सबको पता था कि कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में मतभेद है। वो मतभेद इतने लंबे समय तक चले कि उसका असर वोटों तक पे आ गया। अगर आप उस मतभेद को, जो आपके सेंट्रल लीडरशिप राहुल गांधी, अगर उसको एक मंच, एक जगह बिठा के, एक मंच पे आने के हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी, उससे पहले एक कमरे में बैठ के यह निर्णय हो सकता था कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है।
उसको उन्होंने पूरा, जब तक पूरे देश में उसकी खबर नहीं फैल गई तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, और सॉल्व आप बात तक नहीं कर पाए, सिवाय आपने दोनों का हाथ उठा दिया, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाए। सेम पोजीशन महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी उसको सॉल्व या तो करना नहीं चाहते, या वो कर नहीं सकते, या उनकी प्रायोरिटी में नहीं आती। उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। उनकी प्रायोरिटी शायद ये है कि हम सोशल मीडिया पे बने रहें, हम कुछ ऐसा करते रहें, हम जाके मोटरसाइकिल वाले के साथ बैठ के मोटरसाइकिल बनाएं, हम शरबत वाले के साथ शरबत पिएं। तो उनकी जो है ये थोड़ा सा प्रायोरिटी में थोड़ा सा उनके चेंजेस आए हुए हो सकते हैं। आपको मैं बताऊं, बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेके इतना बड़ा बवाल या इतना बड़ा मतभेद ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं दिखता है। उसका कारण क्या है कि ऑफ लेट बीजेपी ने इस चीज को माना कि हमें केंद्र की राजनीति को कंट्रोल करना है, स्टेट हम अपने सहयोगियों को दे देंगे। ये हमने बिहार में भी देखा, ये महाराष्ट्र में भी सूनर और लेटर देखने को मिलेगा, और जो इन्होंने किया भी, जो उनका मुख्यमंत्री था वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी की वजह से स्टेट पॉलिटिक्स में अपने एलाइज के साथ इनकी इतनी ज्यादा समस्या नहीं आनी है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक विपरीत परिस्थिति है कि केंद्र उनको बहुत दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, और स्टेट में जो एलाइज हैं वो उनकी टांग खींच रहे हैं। हाँ। तो वो सोच रहे हैं कि शायद हम स्टेट में ही आ जाएं तो हमारी कुछ राजनीति चलती रहे। ये एक और जो एलआई सोचता है कि जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे इतनी कमजोर है, इनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता इन्होंने प्रोजेक्ट किया है वो तो शरबत पी रहा है, तो कहां से जो है उनको हम स्टेट में बड़ा भाई मान लें। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं समीर सर। देखिए, जो बात अनुराग सर कह रहे हैं मैं उसको उसी को जोड़ते हुए थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है कि ज़्यादा सीटें मिल जाए, या उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं ज़्यादा सीटें मिल जाए, दूसरी तरफ बीजेपी, सीट का बंटवारा लगभग साफ है। उदाहरण कि बहुत ज़्यादा खींचतान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं झारखंड का उदाहरण लूँ, वहाँ 2 सीटें जेडीयू को दे देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती। 1 सीट चिराग पासवान को देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती। 10 सीटें आजसू को देते हैं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती, सब कुछ हो जाता है तय। यहाँ पर भी लगभग तस्वीर साफ है, कुछ एक चीज़ें होंगी शायद। लेकिन क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, या बीजेपी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र में नहीं चाहता कि जब हम सबसे ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री हमारा बने? कहाँ फंस जा रही है बीजेपी? है एकनाथ शिंदे के आगे क्यों मजबूर नजर आती है, कम से कम अभी इस परिस्थिति के हिसाब से? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर खड़े होने की इच्छा शक्ति खो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप पिछले 30-35 साल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के देखोगे शिवसेना के साथ गठबंधन की, तो पहले आप शिवसेना के ऊपर निर्भर रहे। 2014 में गोल्डन पीरियड आया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। शिवसेना अलग लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी 2014 का विधानसभा चुनाव अलग लड़े थे। अकेले लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी 122 सीटें लेकर आई थी, और जब 122 सीटें आई थी उस समय ये बयान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन की तरफ से भी आया था, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी उसे समझ दी थी कि अब समय आ गया है कि हम महाराष्ट्र के अंदर बड़े भाई बने और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ये नई शुरुआत है, भविष्य में हम यही राय अख्तियार करेंगे। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर टेस्ट पे समर्थन नहीं दिया, शरद पवार ने से समर्थन लिया, शरद पवार के दम पर देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट पास की, बाद में शिवसेना सरकार में हुई, लेकिन पूरी तरीके से न उप मुख्यमंत्री का पद दिया, न गृह मंत्री दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बेहतर सरकार 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र के अंदर चलाई है, एक ईमानदार प्रशासन दिया। जो 5 साल देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल रहा था, उसके बाद संघ को भी यह लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता इस बात को मान कर चल रहे थे कि जब 2014 में हम सरकार नहीं थी, फिर मोदी जी के नाम पर हम अगर 122 सीटें आकर लेकर आ सकते हैं, तो मोदी जी के साथ देवेंद्र का नाम, केंद्र में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र, ये दोनों के नाम पर और डबल इंजन की सरकार पे दम पर अगर हम अलग चुनाव लड़ते हैं 2019 में, तो हम अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेंगे। केंद्रीय नेतृत्व एक बहुत अच्छा मौका होने के बाद भी उसमें सहमति नहीं जुटाई और शिवसेना के साथ गठबंधन किया। उसके बाद 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई, उसके पास पता है कि शिवसेना कैसे चली गई, फिर सबको मालूम है कि टूटी और सब क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लाकर आधे से भी कम सीटें उसके पास रही और आपने उसको उसने मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, उस समय सरकार बनानी थी, आपके पास महाराष्ट्र में एक राज्य चाहिए था, उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना था, आपने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आज 2024 में ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि आप एकनाथ शिंदे के नाम पर ही चुनाव लड़ने जाओगे, या आप ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कि नहीं, जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, और 5 साल का देवेंद्र फडणवीस का हमारा कार्यकाल रहा है, तो हम
भविष्य में अगर हमारी सत्ता आती है, बहुत सीटें ज़्यादा आती है, तो हम देवेंद्र को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह कहने से भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं होना चाहिए था। देखिए, भारतीय संघ का राष्ट्रीय मुख्यालय वहाँ पर है, संघ का जमीनी स्तर पर काम है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है। हर विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति, 288 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आज उपस्थित है। एकनाथ शिंदे तो एक पॉकेट के नेता है, उद्धव ठाकरे तो एक पॉकेट के नेता है, शरद पवार और अजित पवार एक पॉकेट के नेता है। कांग्रेस जरूर महाराष्ट्र में सब जगह उपस्थित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, सबसे मजबूत पार्टी महाराष्ट्र की है। तो ये एक अच्छा समय था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब वो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल का काम, देवेंद्र फडणवीस का काम अपने संगठन, अपने संघ के दम पर वो तय कर सकती थी कि महाराष्ट्र की राजनीति से किस दिशा में लेकर जाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को स्पेस दिया है, और जिस सामने उसके सामने झुकी है, चाहे वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो या बाकी चीज़ों को लेकर कि एकनाथ शिंदे कोई भी निर्णय होता था तो कहते हैं मैं दिल्ली बात करूंगा। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के नेताओं का कद छोटा करा और हर बात के लिए दिल्ली का रुख किया कि मेरा निर्णय दिल्ली से होगा, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को उससे बचना चाहिए था। सब कुछ आपके अगर फेवर में अनुकूल हो तो आपको इतनी हिम्मत करना चाहिए कि आप चुनाव में जा सको। अब एकनाथ शिंदे का सीटों को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 165 175 सीटों पर लड़ती है, या एकनाथ शिंदे ने जो दावा करा है कि मैं 80 से 100 सीटों पर लड़ूंगा, वहां सहमति बनती है। अब ये देखना होगा, चर्चा हो रही, मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर सीटें फाइनल हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा जमीनी संगठन है, संघ साथ में है, देवेंद्र फडणवीस का काम रहा था, और जनता महाराष्ट्र चाहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहां अपने पैरों पर खड़े हो। एकनाथ शिंदे पर इतनी निर्भरता मुझे लग रहा है शायद महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आ रही होगी, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पसंद नहीं कर रहा होगा। हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व के नजर में कुछ भविष्य का हो, जो अमित शाह ने कहा महाराष्ट्र दौरे के समय कि अभी तो हम गठबंधन में जा रहे हैं, 2029 में हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो हो सकता है 2029 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति हो, 5 साल वो भी संगठन में जाना चाहते हो, तो पार्टी का निर्णय मुझे लग रहा है 2-3 दिन के अंदर सीटें का डिक्लेरेशन होगा, तब पता पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटों पर समझौता करा है, कहां पर करा है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है जयदीप जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। जिस तरीके से समीर जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं लेकर आ पा रही है, बड़ी पार्टी होने के बावजूद, बड़ा भाई होने के बावजूद। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के बाद जो एक छवि को एनहांस किया गया राहुल गांधी की, वहां पर सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है। शिवसेना उद्धव गुट जो है वो दबाव बना रहा है, उधर जाहिर सी बात है शरद पवार भी अपने हिसाब से तमाम कोशिशें कर रहे होंगे। तो परिस्थितियां तो दोनों के लिए यहाँ पे गड़बड़ है, कम से कम पार्टियों की छवि के लिहाज से देखें, बड़े नेताओं के लिहाज से देखें। बिल्कुल ठीक बात है आदर्श। देखिए 240 के दर्द पर हरियाणा का मरहम लग चुका है, और इस मरहम के बरक्स जब महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव होंगे तो दोनों दिलचस्प होंगे। झारखंड के इसलिए दिलचस्प होंगे कि वहाँ सीटों का समीकरण उतना उलझा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ देखना है कि सोरेन सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जो कुछ भी कोशिशें हुई, और ऐसा ही दिल्ली का चुनाव होने वाला है। केजरीवाल के बाद अब सत्येंद्र जैन भी जेल से बाहर आ गए हैं, तो आने वाले जो चुनाव हैं दिल्ली के और अभी हाल के झारखंड के चुनाव हैं, इन दोनों में ये तय होगा कि जो सरकार का मुखिया है उस पर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता कैसे देखती है। राजनीतिक रस्साकशी उस पर हो चुकी है, जेल आने जाने की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र का दंगल सबसे ज़्यादा दिलचस्प होने वाला। और अभी हमने देखा अभी तक की चर्चा में सारे ही वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि किसी के भी पास सीधी तरीके से मैदान में उतरकर अपनी बात कहने का मौका नहीं है। खिचड़ी दोनों तरफ पक चुकी है, और लोकसभा के चुनावों ने पूरी रणनीति को असमंजस में डाल दिया है। लोकसभा के चुनावों ने जनता के मन में भी जो दुविधा है, पहले जो लगभग 3 दशक तक एक हिंदूवादी संगठनों का और हिंदूवादी पार्टियों का उदय, और उसके बरक्स जो थोड़ी सी कांग्रेस जैसी मध्य मार्गी या उसके लेफ्ट पार्टियां या मजदूर संघर्ष वाली पार्टियां हैं, उनके आमने सामने की लड़ाई को देखा, और आमने सामने की लड़ाई में भाजपा और शिवसेना की युति ने उसको और ज्यादा ध्रुवीकरण कर दिया। हिंदू वोट एक तरफ आ गए और दूसरे लोग एक तरफ हो गए, लेकिन उस ध्रुवीकरण में इतनी बुरी खिचड़ी बन गई है कि शिवसेना शिवसेना नहीं रही, एनसीपी एनसीपी नहीं रही। उन दोनों की 2 फाड़ से जो मत विभाजन हुआ, मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव में लोग वोट डालकर आ गए, उनको खुद नहीं पता था कि जब ईवीएम खुलेंगे तो परिणाम कैसे आएंगे। स्थानीय नेता और स्थानीय मुद्दे और मन में जो 2 फाड़ पार्टियों का हुआ, उसका अंतर्विरोध, खिचड़ी इतनी तगड़ी थी कि जनता खुद सही तरीके से अभी मानस बना नहीं पा रही है। बहुत ठीक बात आई थी कहीं कि जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की हुंकार भरते रहे, अगर वो कांग्रेस को लेकर और सोनिया गांधी को लेकर इतने खतरनाक व्यक्तिगत तंज कसते रहे, और वहीं पर आप सामने, तो जनता कहाँ जाएगी। और ये सभी तरह के राज्यों में और सभी तरह के राजनीतिक परिदृश्यों में हो चुका है कि विचारधाराओं का घालमेल बहुत गहरा हो चुका है। जिस पत्रकार वार्ता की बात की जा रही है, देवेंद्र फडणवीस ने
एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा कर दिया, और एकनाथ शिंदे ने जो मराठी में कहा, उन्होंने कहा हम चाहे कोणाला डोहाळ नहीं लागले, तो वो उसका मतलब ये था कि हम यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री पद की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री बने हो तो बैठे ही हैं। इसलिए उन्होंने खुद को भी एक तरीके से विनम्रता से आगे भी किया और पीछे भी किया, और बड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में उसको कहा। लेकिन उनका जो अगला वाक्य था वो ज्यादा महत्वपूर्ण, पहले बोले उनसे पूछो, क्योंकि ज्यादा बड़ी लड़ाई तो उस तरफ है ना। यहाँ तो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठा है और अभी कोशिश की जा रही है कि उसके चेहरे को नहीं हटाया जाए, और उसको हटाने ना हटाने की जो रिस्क है उसका केवल कैलकुलेशन भर करना है। लेकिन वहां तो दिक्कत यह है कि आपने सब कर लिया, बना लिया गाड़ी, लेकिन अब उसमें चेहरा कौन होगा? शरद पवार कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूं और मैं अभी भी शक्तिशाली हूं और मेरे में उतना ही राजनीतिक दमखम है जितना पहले था। उस हुंकार का क्या माने हैं सब समझते हैं। उद्धव ठाकरे जब कहते हैं कि उनको चेहरा बनना चाहिए, सब समझते हैं। कांग्रेस जब चाहती है कि वो बड़ा दल बने, इस सब में कांग्रेस की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसको तय करना पड़ेगा कि वो जो रामकृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे, बैसाखियां बांटने वाली पार्टी थी, वो खुद अब बैसाखियों पे अगर चल रही है, उपचुनावों में केवल 2 सीटें उसको दे दी जाती है बिना पूछे, उस स्थिति में कांग्रेस अपने आगे, क्योंकि हरियाणा में वो चुनाव हारी जरूर है लेकिन वोटों का अंतर परसेंटेज में उतना ज्यादा नहीं रहा है, तो कांग्रेस को अपनी रणनीति आगे की तय करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब समीकरणों को देखते हुए महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सर करना चाहता हूं, समीर ने जो भी बातें कही बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं सब लोगों को कि 2014 से ही ये जो हर बार जब चुनाव आता है तो हम लोग चेहरे की बात करते हैं। जरा हम लोग पीछे जा कर के ये देखें कि बीजेपी ने जहाँ जहाँ चेहरे नहीं दिए हैं उस पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना रहा है। 90% बीजेपी ऐसे चुनावों को जीती है जहाँ उसने चेहरा नहीं दिया था। 2014 में ही महाराष्ट्र से शुरू कीजिए, महाराष्ट्र, हरियाणा और आते जाइए उत्तर प्रदेश, कहीं भी चेहरा नहीं दिया था। और अभी हाल में जब पिछली बार हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान और चुनाव का, तब भी सारी डिबेट होती थी चेहरा चेहरा चेहरा। एक बात समझ लीजिए, बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी हो गई है या कांग्रेस भी, जैसे ही आप चेहरा देंगे आप तय जान लीजिए कि बहुत सारे गुट आपस में होते हैं, टकराते हैं। और जब चेहरा आप नहीं देते हैं तब एक यूनिटी रहती है, सबको होप रहती है। आज अगर वहाँ नहीं चेहरा दे रहे हैं तो सिंधे गुट भी सोचेगा कि हमारा ही मुख्यमंत्री होगा और फडणवीस भी सोचेगा हमारा मुख्यमंत्री होगा। जैसे ही आप एक चेहरे पर डिक्लेयर करेंगे तय जान लीजिए कि वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होता है, किसी भी पार्टी के लिए। और जहाँ पे गठबंधन है उस गठबंधन में जान लीजिए महाराष्ट्र में होता रहा है कि जब शिवसेना भी थी, पिछली बार भी 2019 में भी यही हुआ था कि जहाँ शिवसेना का कैंडिडेट नहीं है वहाँ शिवसेना के कुछ लोग बीजेपी हार जाए, ताकि हम जब बार्गेन की स्थिति आए तो हमारी सीटें ज़्यादा हो, बीजेपी कम हो। ये भीतर घात चलता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि चेहरा न दे करके बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। यूपी में उसने चेहरा दोबारा दिया जब उसको पूरा आश्वस्त थी कि हम जीतेंगे। या तो आपका चेहरा इतना मजबूत हो कि उसमें हारने की कोई वो नहीं हो, नहीं तो चेहरा न देना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं एक वाक्य कह के खत्म करता हूँ। जब मूर्ति बिना अनावरण किए हुए, मतलब पर्दे में भी ढकी हुई मूर्ति आपको जिता रही है तो उसको चेहरा दिखाने की क्या जरूरत है? बड़ी हम बातें कर रहे हैं अवधेश सर। जो बात अनुराग जी ने कही, जयदीप जी ने भी कही, बड़ा है मैं समझना। मैंने जब शुरुआत में असली नकली का जिक्र किया था, असली कहानी उसकी यही थी कि विचारधारा, जो शिवसेना की विचारधारा थी वो बट गई। अब उद्धव ठाकरे जहां पर हैं और पहले जिस तरह के बयान होते थे, या बाला साहब ठाकरे का जिक्र हुआ, एनसीपी को भी मैं इसमें जोड़ लेता हूं, वो भी अब 2 हिस्से में है। तो ये आप ठीक है, पार्टी बट गई, सिंबल बट गए, सब कुछ हो गया, लेकिन असली विचारधारा के हिसाब से तो तय अब जनता करेगी ना कि हाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे है या शिवसेना इधर है। वो जो विचारधारा वाली लड़ाई है, देखिए उसकी दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में तो एनडीए की हालत बहुत खराब हो गई। और अगर लोकसभा चुनाव परिणाम में बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए, केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को माइनस कर दीजिए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना बुरा तो कहीं नहीं रहा। हरियाणा में भी बराबर राजस्थान। तो ये 2 राज्यों ने, जयदीप जी की एक पंक्ति से मैं वाकई सहमत हूँ कि जो आपके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी के, मतलब उनमें एक व्यापक जनता में कि हम इसको शिवसेना माने, इसको माने, ये एक समस्या है। इस समय एनसीपी को भी लेके यही समस्या है और इसको समझने में कि जनता किसके साथ है थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है एक आध चुनाव और शायद आएगा
तब वो चीजें स्टेबलाइज हो सकता है, पार्टियों की फिर से मर्जिंग भी हो सकती है इसमें। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है अभी फ्रेजाइल में है उस दृष्टि से। एकमात्र पार्टी बीजेपी जो है वो पूरे महाराष्ट्र की पार्टी है इस समय। इस समय अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की अकेले बीजेपी है, जो 125-150 सीटों पर, 170 सीटों पर, 80 सीटों पर लगने का मादा रखती है। जहां तक ये सवाल है तो दोनों इसमें दावा कर रही है। देखिए, जो लोकसभा चुनाव के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि देश में दो नैरेटिव ने बड़ी भूमिका निभाई थी, हर स्टेट में था। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन बहुत एग्रेसिव रहा है, वो वहीं से भले वो बौद्ध रहे लेकिन बहुत एग्रेसिव मूवमेंट रहा है। और अगर दलितों के मन में और उस मूवमेंट में लेफ्ट ओरिएंटेशन भी एक रहा, एक बड़े पार्ट में जो बीजेपी आरएसएस के विरुद्ध रही है, वहीं आपको अंधविश्वास, अंधश्रद्धा उन्मूलन, ये सब आंदोलन आपको महाराष्ट्र में बहुत दिखेंगे। जाति को लेकर शुरू से आप देखेंगे, ज्योतिबा फुले जी से लेकर, एक वहां का कल्चर रहा है। अब इस वो दो जो नैरेटिव था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके कारण दलितों का एक बड़ा चंक इधर गया, पिछड़ों का एक बड़ा चंक चला गया। हरियाणा के चुनाव ने यह साबित किया है कि वो नैरेटिव कमजोर हो चुका है। वो दलितों का एक मेजर वोट बीजेपी के पास में है, खासकर जो वो सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन किया डीएससी, क्योंकि मैंने आपके ही आया था तो चुनाव के पहले जो शनिवार था मैंने बताया था कि हरियाणा में कांग्रेस के लोगों ने मुझे 22-24 जो है वीडियो भेजे थे जिसमें दलितों के सम्मेलन हो रहे हैं, बताया कि वो सिचुएशन नहीं है। तो वो नैरेटिव वहां भी कमजोर पड़ा होगा। दूसरा, इस समय 3 स्थितियां हो रही हैं। जिस ढंग से पश्चिम एशिया को लेकर के और ये देश में हजारों की संख्या में उग्र होकर निकल रहे हैं मुस्लिम वर्ग कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, और आप सोचते हैं कि उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हरियाणा में नहीं पड़ा, महाराष्ट्र में नहीं होगा? कितने नसरुल्लाह मारोगे, हम सब हिजबुल्लाह जो हो रही है। और एक आपने देखा अभी सिर तन से जुदा के जो नारे निकल रहे हैं, या जो अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो घटना हुई, आपने महाराष्ट्र में देखा है कि औरंगाबाद से मुंबई तक का एक मार्च हो रहा था। वो क्या था? औरंगाबाद में एक सम्मेलन हुआ, मुस्लिम नेताओं का भाषण। मुंबई में मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपुल, लोकसभा विधानसभा, उन सब के सम्मेलन हुए हैं। तो ये सारी परिस्थितियां इस समय चुनाव में भूमिका निभाने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में, झारखंड में भी बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वहां डेमोग्राफी लगभग हर जिले की चेंज हुई है, इसलिए वहां लव जिहाद, जिहादी टेररिज्म एक बड़ा इशू है जो यहां से नहीं दिखा दे रहा है। तो 2024 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का और ये झारखंड का, ये दोनों लोकसभा चुनाव के नैरेटिव से और पिच से अलग नैरेटिव पिच पर लड़ाई हो रही है। हरियाणा से उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो महाराष्ट्र झारखंड में भी प्रतिध्वनित होगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को हम अब आगे के विश्लेषण के लिए तो कर सकते हैं, पार्टियों के सीट बंटवारे के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन धरातल की परिस्थितियां परिणत होती हुई इन सब कारणों से लग रही है। और दूसरी जो स्थिति पैदा हुई है, तीसरी, वो हुई है कि 2 शपथ ग्रहण समारोह हुए, एक जम्मू कश्मीर में, एक चंडीगढ़ में हुए। दोनों में INDI और NDA के पूरे हाव भाव व्यवहार में आप फर्क देख लीजिए कि क्या सिचुएशन था। तो NDA ने एक यूनिटी का दिया है कि हमारे बिल्कुल एक अकॉर्ड है, एक स्वर में बात करते हैं, नेताओं की मीटिंग हो रही है, वहां कोई डिस्कॉर्ड नहीं है। वहीं से आप देख लीजिए क्या उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जी का क्या स्टेटमेंट आया कांग्रेस के बारे में लेकर के। तो ये भी एक मैसेज जो है जाता है जनता के मन में। तो यद्यपि जयदीप कारनी जी की बात से मैं सहमत हूं, उसको स्टेबलाइज होने में समय लगेगा, लेकिन पूरा नैरेटिव, जनता की सोच, पार्टियों को लेकर के वहां के लोगों का मनोविज्ञान, यहां तक कि जो भटके और भ्रमित हुए वोटर थे जो संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा, उन सब के अंदर पुनर्विचार शुरू हुआ है। ठीक है, अनुराग सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? मैं इसमें अवधेश जी की बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा। जो वोटर के, महाराष्ट्र के वोटर के असली और नकली पार्टी की पहचान पे मैं एक छोटी सी बात, देखिए एनसीपी की जहां तक बात है, एनसीपी में वोटर के सामने एक थोड़ा सा क्लियर ग्राफ शुरू से रहा। शरद पवार जी अपने आप को माने चाहें कुछ, लेकिन सबको पता है कि अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उस तरह की एक्टिव राजनीति में उनका शायद उस तरह से कंट्रीब्यूशन ना हो पाए। तो
वहां शुरू से ये था कि सुप्रिया सुले, जब पार्टी एक थी, सुप्रिया सुले केंद्र देखेंगी और अजीत पवार जी राज्य देखेंगे। तो कहीं ना कहीं तक ये एक लाइन खींच दी गई थी शुरू से। तो सुप्रिया सुले कभी भी संगठन में, एनसीपी के संगठन में इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रही थी। वो केंद्र की राजनीति में और जो उन पार्टी के जो केंद्र में उनको रिप्रेजेंट करती थी, एक तरह से स्टेट की पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं थी, वो अजीत पवार जी थे। तो वहां पे एक तरह से ये क्लैरिटी है कि स्टेट पॉलिटिक्स में एनसीपी का मतलब शायद शरद पवार ही है। वहां पे मैं समझता हूं कि 90% से ऊपर वोटर को यह पता है कि शरद पवार के बाद एनसीपी का मतलब अजीत पवार है। लेकिन यहां पे जहां आप आते हैं शिवसेना में, शिवसेना हमेशा बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना में एक विचारधारा को लेके आप आगे बढ़े, इसके ज्यादा कुछ नहीं था। पहले जब बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में मतभेद रहे कि कौन उनका उत्तराधिकारी है, लेकिन उस समय तक ये कहीं दिमाग में नहीं था कि अपनी विचारधारा को लेके उद्धव ठाकरे जी कुर्सी के लिए इस तरह से अपनी विचारधारा में यू टर्न लेंगे। वो कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो इनको काफी दिनों तक बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना गया। लेकिन अब जबकि वो जो अपने विचारधारा के धुर विरोधी के साथ सत्ता के लिए वो एक मंच पे जब जाके बैठ गए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोटर इतना समझदार है, क्योंकि वोटर विचारधारा की वजह से बाला साहब ठाकरे को उन्होंने नेता बनाया था, ना कि किसी और वजह से। ये अहम बात आप कह रहे हैं। पूर्णिमा जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद जो संसद की तस्वीरें थी, राहुल गांधी को जो उनको एक छवि दिखाई गई, जननायक की छवि बनाई गई, और जो मुद्दे जिनका जिक्र वो चाहे संविधान वाला हो, दलितों वाला हो, हरियाणा में वो टूटा। अब बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ये भी है, खुद राहुल गांधी के सामने ये भी है कि वो छवि भी मेंटेन हो जाए और वो मुद्दे भी बन जाए। सीट बंटवारा चलिए 19-20 करके आप लोग कर लेंगे, लेकिन उन मुद्दों को उसी तरीके से फिर बड़ा कर पाना और उसका फायदा ले पाना। देखिए, वो मुद्दे थोड़े डाइल्यूट हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो मुद्दे अब फिर से उतने ही मजबूती से ये उठा पाएँ और उसको जनता भी कन्विंस हो जाए। अब ये कैसे करेंगे, अभी तक इसकी हमें कोई क्लियर पिक्चर तो दिखाई नहीं दी है कांग्रेस की तरफ से, उसका कोई ब्लूप्रिंट हमें दिखाई नहीं दिया है। अब राहुल गांधी फिर से कांग्रेस को वही प्राइम पोजीशन पे जो कि लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई दी थी, कैसे लेके जाएंगे, हमें उसका भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो चुनौती तो कांग्रेस के सामने है, और जो उस वक्त एक इम्प्रेशन ये बना कि कांग्रेस अपनी कमबैक की अब उस पे राह पे है, वो हरियाणा ने उसको शैटर कर दिया है। उनका नैरेटिव भी कमज़ोर पड़ा है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के सामने आज की डेट में फिर से वही क्राइसिस है जो कि पिछले कई सालों में रही है, कि वो कैसे अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग नेशनल पार्टी फिर से लोगों के सामने एज एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर सके। और वो कौन सी विचारधारा को लेकर अब जाएंगे, कैसे वो उसको मजबूती से सामने लोगों के रखेंगे, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है। तो कांग्रेस में फिर से वही कन्फ्यूजन वाली स्थिति है जो कि हमने जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए, जम्मू रीजन में जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग रही है हमेशा से, कांग्रेस पे उमर अब्दुल्ला का बयान हमने देखा था कि जम्मू रीजन में जहां हमने कांग्रेस को पूरी अपर हैंड दिया हुआ था, वहां कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई। अखिलेश ने भी कहा कि हाँ, रीजनल पार्टीज जहां है वहां पे हमने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। तो कांग्रेस को लेकर के जो परसेप्शन लोकसभा इलेक्शन के टाइम में बना था, वो हर तरफ से मतलब कमजोर पड़ा है। विद इन द कांग्रेस भी कमजोर पड़ा है, अलाइज के साथ भी कमजोर पड़ा है, और जनता के मानस में तो कमजोर पड़ा ही है। अब उसको लेके आगे कांग्रेस कैसे बढ़ेगी, ये उनके सामने एक चुनौती है। उस चुनौती को वो कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना होगा। ये चुनौती तो है, अब कैसे हैंडल करेंगे, जाहिर सी बात है, इसी को लेकर तो चर्चा हो रही है। सर जल्दी से, कांग्रेस अपने प्राइम में जो लोकसभा चुनाव में गई, ये इसको विश्लेषण करने की जरूरत है कि 99 सीट शायद अब कांग्रेस का प्राइम बन चुका है। नहीं, वर्तमान हालत के हिसाब से तो यही कहेंगे समीर सर, चुनौतियां तो बीजेपी के सामने भी है, क्योंकि बीजेपी तमाम मुद्दों के साथ अपने हिंदुत्व वाले मुद्दे को भी लेकर आगे बढ़ रही है। उधर उद्धव ठाकरे एक तरीके से अभी जिस गठबंधन में है, जो विचारधारा थी वो थोड़ी डाइल्यूट नजर आती है या पब्लिक कंफ्यूज होगी, लेकिन बीजेपी को सब चीज़ों के साथ क्या उसी मुद्दे पर आगे बढ़ने से फायदा दिखेगा? कौन से मुद्दे होंगे? बीजेपी क्या लेकर जाएगी महाराष्ट्र में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी जनता देख चुकी है, एकनाथ शिंदे की सरकार भी जनता देख चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने वाली, इसके 3 बयान आ चुके हैं। एक जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे महाराष्ट्र के अंदर, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लोग बांटना चाहेंगे, अगर आप बटोगे तो बांटने वाले महफिल से जाएंगे। ये महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था।
और उसके बाद दशहरे पर जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो संबोधन हुआ था, बौद्धिक हुआ था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हिंदुत्व के लिए सबको इकट्ठा होगा। और उन्होंने जो कहा था कि कमजोर की बलि दी जाती है, किसी मजबूत की बलि नहीं दी जाती, तो ये उनका संदेश था कि इकट्ठा होना होगा। मुझे लगा ये बहुत स्पष्ट है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जाति के आधार पर महाराष्ट्र में मतदान हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी को जिसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था महाराष्ट्र की राजनीति में कि वो 9 सीटों पर आकर टिक गई थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में संदेश देने की कोशिश कर रही है। और संघ भी जमीनी स्तर पर यही काम कर रहा है कि जाति पर बंटना नहीं है। आप जाति के नाम पर आपको जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर एक झूठा नैरेटिव चला दिया गया था कि भाई संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जिस बहकाव में आप लोकसभा चुनाव में आ गए थे, विधानसभा चुनाव में उस बहकाव में नहीं जाना है। और मुझे लग रहा है इसी नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ है कि जो वोटर बढ़ गया था उसे वापस विधानसभा चुनाव में गठबंधन के पास लेकर आ रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जहां तक बात है, उद्धव ठाकरे की बात है, शरद पवार की बात है, इन तीनों के अंदर सत्ता में कैसे आए और सत्ता में हमारा मुख्यमंत्री कैसे बनो, बस इसकी सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि भाई मेरी 10-15 सीटें आप कम कर दो, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री घोषित कर दो, मैं सेकंड या थर्ड नंबर पे आऊंगा तभी मुझे मुख्यमंत्री आप बना दीजिए। वो बार बार बिहार का उदाहरण दे रहे कि बिहार में नीतीश कुमार को आपने बनाया तो महाराष्ट्र में मुझे क्यों नहीं बना सकते, भले ही मैं सब तीसरे नंबर पर आऊं। तो उद्धव ठाकरे का पूरा फोकस मुख्यमंत्री बनने पर है। शरद पवार चाह रहे हैं कि भाई अब ऐसी स्थिति बन रही है कि कल कांग्रेस और में मिल जाए, क्योंकि निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जानते हैं कि शरद पवार और कांग्रेस मिलकर ही निर्णय लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर शरद पवार मजबूत होते हैं और कांग्रेस अच्छी स्थिति में आती है तो ये दोनों मिलकर अपना मुख्यमंत्री बना देंगे, मुझे उप मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल में खाली शामिल करेंगे। कांग्रेस को लग रहा है कि भाई अब 13 सीटें अगर हम लोकसभा में जीत सकते हैं और अगर कहीं गलती से हमारी कुछ सीटें आ जाती है और ऐसा होता है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ जाते हैं तो हम क्यों पीछे हटे। तो दरअसल वहां पर कोई वैचारिक एकता की लड़ाई, मतलब वैचारिक एकता का गठबंधन नहीं है, यह सत्ता के समझौते का एक गठबंधन है। वहां पर महागठबंधन के अंदर कि किसी भी तरह सत्ता पाई जाए और उसमें मुख्यमंत्री का दावा लिया जाए। और वहां अगर आप देखेंगे तो कोई उद्धव ठाकरे का जरूरी नहीं है कि उस गठबंधन में रहेंगे। उद्धव ठाकरे अगर मजबूत होते हैं और उद्धव ठाकरे को लगता है कि इस गठबंधन से निकालकर मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बेनिफिट हो सकता है, तो चुनाव के बाद तय मानिए कि हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र में भी उनके सांसद के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट होगा, प्रदेश में भी वो नई भूमिका, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो विचारधारा रही है, अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ सरकार बनानी थी, वो ऐतिहासिक भूल थी। अब उन्हें वापस अपने हिंदुत्व पर लौटना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे का जो भाषण रहा था दशहरे के दिन जो उन्होंने अपने शिवाजी पार्क से दिया था, उसमें उन्होंने हिंदुत्व की बार बार जिक्र करा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं भूमिका बना रहे हैं कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं वापस भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के लिए अपने रास्ता खुले रखने को तैयार हूँ। ठीक है सर, जल्दी से सवाल उठा था अभी, देखिए मैं बता दूं, बीजेपी और राहुल गांधी या कांग्रेस कह लीजिए, बहुत साफ साफ बात थी कि दोनों धर्म तो दोनों के पास है। देखिए साफ बात है, जो जनता में पता है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट उधर मेजॉरिटी अपीजमेंट, से दोनों। एक राहुल जी को एक नया हथियार प्रयोग किया था जो कि था जाति, और एक आरक्षण, और सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म कर देंगे। हरियाणा इलेक्शन ने एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जिसको आपने अभी 4 महीने पहले सबसे बड़ा हथियार बताया था, औजार हथियार कहिए जो भी, उसका अगर वो वाकई इतना गंभीर बात होती तो हरियाणा के चुनाव में वो नारा ही नहीं लगा। हाँ। तो जनता, पूरे देश की जनता ने जान लिया कि ये वन टाइम था जीतने के लिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हरियाणा भ्रम तोड़ दिया। अगर वो होता तो सबसे ऊपर हरियाणा में भी होता। तो अब दूसरा क्या हुआ कि जो अवधेश जी ने कहा, जब आज की तारीख में देखिए हर आदमी के, कोई अनपढ़ भी होगा उसके घर में भी टेलीविज़न है, वो देख रहा है गाजा में क्या हो रहा है, वो देख रहा है यूक्रेन में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि लेबनान में क्या हो रहा है। स्थितियां जब उद्धव जी गए थे कांग्रेस की तरफ तब थोड़ी स्थितियां ये नहीं थी। आज कोई पॉलिटिशियन को कहने की जरूरत नहीं, बंटवारा बहुत साफ दिख रहा है। और जो घटनाएं हो रही है, जो बहराइच में हुआ, और जब योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे, पहले मोदी ने उसी बात को कहा, उसमें से आधी बातें कही, और उसके बाद मोहन भागवत ने भी वो बात कही। तो बीजेपी की तरफ से तो क्लियर लाइन है। उद्धव इन लोगों के लिए संकट है। अब करें क्या? अब जिस
जिसको आपने अभी तक जिसका साथ दिया उसको छोड़ सकते नहीं हैं। आप देखिए कल अखिलेश जी गए हैं महाराष्ट्र में, और याद कीजिए वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं, कहाँ कहाँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मालेगांव और कहाँ पे एक दूसरा कहाँ है, कल अखिलेश जो भिवंडी। तो आप देख लीजिए किस तरह का मतलब टोटल पोलराइजेशन का वो है। और जिस तरह से वहाँ पे बात हुई है, अभी आप बहराइच पर आएंगे तो मैं बात करूँगा, तो क्लियर कट है। अब जो लोग एकदम उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा मुश्किल है, कांग्रेस के लिए तो नहीं मुश्किल है, लेकिन उद्धव के लिए बड़ा मुश्किल वहाँ से पलट के जाना। ये बढ़िया बात कर रहे हैं, जल्दी से चाहूंगी। अभी आपने कहा कि बीजेपी कौन से मुद्दे लेके जाएगी और कांग्रेस अब क्या मुद्दा लेके जाएगी। बीजेपी तो सब ये क्लियर है, बटेंगे तो कटेंगे वाला चल पड़ा है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, वो वहाँ झारखंड में भी हमें बहुत अपने मतलब फुल फोर्स में दिखाई देगा। तो बीजेपी जातियों के जो डिवीजन को एक तरह से जो कि हिंदुत्व के उससे ढकने का काम करती है, वही नैरेटिव लेके आगे जाएगी, और हो सकता है उससे उनको फायदा हो। कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि उसने जातियों पे जो एक दांव खेला था, अब उसको वो कैसे अपने फेवर में करेंगे, ये उनको देखना होगा। नहीं, अब वो फेवर तो हरियाणा में पता चल गया ना कि शायद उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो अब जो परिस्थिति बन रही है, सबकी बात आपने सुन ली, मुद्दे बड़े अहम होंगे क्योंकि सीट बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद जमीन पर तो मुद्दे ही होंगे। सारी बातें आगे आदर्श बहुत संक्षेप में ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनावों में बड़ी मुश्किल से एक चाबी हाथ लगी थी कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के, उससे ताला खुलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया ताला खुल गया एक बार तो फिर ये दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। तो उसने उस ताले को बंद करने का तरीका ढूंढ लिया। आगे नायब सैनी जो जाति समीकरण को संभालते और पीछे बटोगे तो कटोगे, और इन दोनों आवरणों के साथ भारतीय जनता पार्टी को उस ताले को बंद करने का एक तरीका मिल गया है। लेकिन क्या ताला पूरी तरह बंद हुआ, ये केवल हरियाणा के आधार पर हम नहीं कह सकते, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। हरियाणा में बहुत सारे समीकरण एक साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस की खुद की फूट थी, हुड्डा को आगे करने का मामला था, जाट बनाम नॉन जाट का ध्रुवीकरण था, लेकिन फिलहाल वो जो लोकसभा का मैंने कहा ना 240 का जो था थोड़ा मरहम मिल चुका है। इसीलिए अब महाराष्ट्र की, झारखंड की बिसात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, उपचुनावों के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिल्कीपुर घोषित ही नहीं हुआ है। इस सब के बीच अब ये जो आप कह रहे हैं मुद्दे वही रहेंगे, लेकिन किसका मुद्दा ज्यादा भारी होगा ये हमको चुनावों के परिणाम बताएंगे। बहुत कम वक्त रह गया है। इस सारे कम वक्त में बस रामकृपाल जी ने जो सारी फहरिस्त गिनाई थी उसमें एक बांग्ला, क्योंकि मैंने खुद हरियाणा के वोटर जो हमसे जुड़े हुए थे और हमारी गाड़ी भी गई थी, उन्होंने बांग्लादेश को भी गिनाया है। हाँ। तो बांग्लादेश की जो घटनाएं हुई उसने मानस को प्रभावित किया। सही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठ के कुछ भी चर्चा करें, लोग देख रहे होते हैं घटनाओं को। हाँ। और उसके अवचेतन में वो कौन सी घटना कहाँ प्रभावित कर दे, ये वोट जब पड़ता है तभी पता लगता है। हाँ, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, और वोट जब पड़ेगा तभी पता चलेगा। क्योंकि देखिए हरियाणा को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, लेकिन लास्ट में जब परिणाम आए बहुत सारी चीज़ें बदली नजर आई। लेकिन हाँ, मुद्दे बहुत अहम होने वाले हैं। सीट बंटवारे पर थोड़ा पेच जरूर नजर आ रहा है, उसको किसी तरीके से सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि चुनाव अब सर पे है। अब मुद्दे क्या होंगे और जो सबके अपने अपने दावे हैं, जनता किस पर मुहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उस पर आपने खबरों के खिलाड़ियों को सुना, और आप भी, आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर सवाल अपने हमें भेजिएगा, ताकि अगले एपिसोड में हम उन सवालों को ले सकें। बाकी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।